नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान का एकीकरण पार्ट सेकंड। तो राजस्थान के एकीकरण के पार्ट सेकंड में चर्चा करते हैं हम भारत की स्वतंत्रता से कि स्वतंत्रता के समय भारत में 3 श्रेणी के राज्य थे। 3 श्रेणी के राज्य थे। ये 3 श्रेणियां थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में वो राज्य आते थे जो सीधे तौर से ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जैसे कि बम्बई, बिहार और मद्रास। जैसे बम्बई, बिहार और मद्रास। इन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था और ये ए श्रेणी के राज्य कहलाते थे। इनके जो प्रमुख थे उन्हें गवर्नर या राज्यपाल कहा जाता था। इनके जो प्रमुख हैं ये गवर्नर कहलाते थे, गवर्नर या राज्यपाल कहा जाता था। दूसरा, बी श्रेणी के राज्य। स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के जो राज्य बनाए गए थे उन्हें बी श्रेणी का राज्य कहा जाता था। तो इस श्रेणी में एक तो हमारा राजस्थान है और मध्य भारत। इस प्रकार के राज्य थे जो छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर के बनाए गए थे। इनके जो प्रमुख हैं वो राज प्रमुख कहलाते थे, राज प्रमुख। तीसरी श्रेणी के राज्य हैं वो सी श्रेणी के राज्य हैं। ये छोटे छोटे राज्य थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे और ये सीधे तौर से चीफ कमिश्नर के नियंत्रण में थे, जैसे कि अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली। छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश, ये सीधे तौर से चीफ कमिश्नर के नियंत्रण में थे। चीफ कमिश्नर के नियंत्रण में थे। सन 1956 में संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा, संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा इन राज्यों की ए और बी श्रेणी है, इस ए और बी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। ए और बी श्रेणी है, इस ए और बी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में 2 ही प्रकार के राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आप जानते हो वर्तमान भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 2 ही प्रकार के राज्य हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम विल्य पत्र। ये विल्य पत्र क्या था? भारत सरकार के रियासत विभाग के द्वारा भारत की विभिन्न रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए या देश के एकीकरण के लिए एक विल्य पत्र बनाया गया था। इस विल्य पत्र पर उस शासक को, उस रियासत के राजा को हस्ताक्षर करने होते थे भारत में शामिल होने के लिए। तो ये विल्य पत्र कहलाता था। इस विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, अगर रियासतों के राजाओं की चर्चा की जाए तो बीकानेर के सुशासक हैं। सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक श्री शार्दुल सिंह। इन्होंने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को किए थे। और विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के जो अंतिम शासक हैं वो थे धौलपुर के शासक। अंतिम शासक, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक।
ये थे धौलपुर शासक, धौलपुर शासक श्री उदयभान सिंह। याद करने के लिए आप ध्यान में रख सकते हो कि जो जिला हमारा सबसे छोटा है उस जिले के शासक ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर सबसे बाद में किए थे और सबसे पहले किए थे बीकानेर के शासक ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर। अब हम लेते हैं राजस्थान यूनियन की। राजस्थान यूनियन क्या था? राजस्थान यूनियन राजस्थान यूनियन 25 से 26 जून 25 से 26 जून 1946, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। यह 26 है, यहां 6 और यहां भी 6 है, दोनों स्थान पे 6 है। ये भी ध्यान रखें आप, 6 और 6, यानी 25 से 26 जून 1946 को मेवाड़ के महाराणा ने, किसने? मेवाड़ के महाराणा ने, मेवाड़ के महाराणा ने उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में राजस्थान की सभी रियासतों तथा गुजरात व मालवा के शासकों का एक सम्मेलन बुलाया था ताकि राजस्थान यूनियन का गठन किया जा सके। तो ये है राजस्थान यूनियन। 25 से 26 जून 1946 को मेवाड़ के महाराणा ने उदयपुर में राजस्थान के सभी रियासतें, राजस्थान की रियासतों के शासक, रियासतों के शासक, इनके अलावा इसमें गुजरात और मालवा के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये सम्मेलन उदयपुर में हुआ था। और इसमें राजस्थान यूनियन बनाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से राजस्थान यूनियन का निर्माण नहीं हो सका और उनका ये प्रयास है वो असफल रहा। अब लेते हैं हम क्रम वाइज, यानी राजस्थान के क्रम में स्टेप बाय स्टेप, यानी मत्स्य संघ से लेकर के 7वें चरण तक। जैसा कि आप जानते हो कि प्रथम जो चरण है राजस्थान के एकीकरण का वो है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ के बारे में हमने राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में पढ़ा, लेकिन उसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे जो हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थे मत्स्य संघ का नामकरण, कि ये जो मत्स्य संघ का नामकरण है ये किसके आग्रह पर रखा गया था? तो मत्स्य संघ का जो नामकरण है वो रखा गया था के.एम. मुंशी के आग्रह पर। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लेते हैं, मत्स्य संघ की जो जनसंख्या वो कितनी थी? जनसंख्या, तो मत्स्य संघ की जनसंख्या वो थी 18 लाख। 18 लाख। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख, यानी 1,84,00,000। लेकिन कुछ किताबें हैं जिनमें वार्षिक आय लगभग में दी गई है 2 करोड़। 2 करोड़ वार्षिक आय। तो वार्षिक आय के लिए इसमें 184 ये भी सही है और लगभग में लेते हैं तो 2 करोड़, ये दोनों ही सही है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लेते हैं क्षेत्रफल, कि मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल है वो कितना था? क्षेत्रफल था इसका 12,000 वर्ग किमी। इसके बाद में लेते हैं इसका उद्घाटन। उद्घाटन, तो उद्घाटन किसने? तो उद्घाटन करता के बारे में आप जानते हो
कि उद्घाटन इसका किया था एनवी गाडगिल ने। एनवी गाडगिल ने किया था। इसका उद्घाटन कहां पर किया था, यह महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्घाटन किया था भरतपुर के लोहागढ़ में। भरतपुर का प्रसिद्ध किला है लोहागढ़। और इस लोहागढ़ में कचहरी कला में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद में हम लेते हैं दूसरा चरण, क्योंकि आज हम अध्ययन कर रहे हैं चरण वाइज। तो दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व राजस्थान संघ में जनसंख्या इसकी 23.5 लाख यानी 23.5 लाख। क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मील। मील के आगे हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये वर्ग मील हो जाएगा। क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मील। इसके बाद में लेते हैं इसकी वार्षिक आय कितनी। इसकी वार्षिक आय है 1.90 करोड़ रुपए यानी 190 लाख। 1.90 करोड़ रुपए। अब हम लेते हैं इसका तीसरा चरण। अब हम लेते हैं तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में यानी पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत शामिल की गई थी। पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था और इसकी जनसंख्या 42.61 लाख और क्षेत्रफल लगभग में लेते हैं तो 30,000 वर्ग मील है। 30,000 वर्ग मील। और वास्तविक क्षेत्रफल देखा जाए तो 29977 वर्ग मील इसका वास्तविक क्षेत्रफल है। तो इस समय जो संयुक्त राजस्थान में जब उदयपुर रियासत शामिल हुई थी तो उदयपुर के महाराणा ने जो शर्तें रखी थी वो हम आपको चरण फर्स्ट में करवा चुके हैं। तो उदयपुर महाराणा यहां शामिल हुए थे और उन्हें राज प्रमुख पद दिया गया था। इसके बाद में हम लेते हैं चौथा चरण कि चौथे चरण में विशेष क्या है। चौथा चरण है वरद राजस्थान। ये चरण आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि वरद का अर्थ होता है बड़ा और इस वरद राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। ये 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बीकानेर। इन चारों रियासतों को राजस्थान में शामिल किसके प्रयासों से किया गया था, यह महत्वपूर्ण है। यानी ये जो 4 रियासतें हैं इन चारों रियासतों का संयुक्त राजस्थान में जो विलय किया गया था वो कौन सी समिति के प्रयासों से किया गया था। तो इनका विलय किया गया था राम मनोहर
लोहिया की अध्यक्षता में गठित राजस्थान आंदोलन, राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से, तो ये महत्वपूर्ण है कि जो 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी संयुक्त राजस्थान में और जिनकी वजह से वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो ये 4 बड़ी रियासतें हैं। इन 4 बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में किसके प्रयासों से किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया जी हैं, इनकी अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था और इस समिति के प्रयासों से ये चारों बड़ी रियासतें इसमें शामिल हुई थी। अब इसी चरण में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जयपुर को राजधानी किसके प्रयासों से बनाया गया था? जयपुर को राजस्थान की राजधानी वो किस समिति के प्रयासों से बनाया गया था? तो इसमें हम देखते हैं कि ये देखो जयपुर आज भी राजस्थान की राजधानी है। ये बात सत्य है या असत्य? तो आप जानते हो कि ये बात सत्य है कि जयपुर वो आज भी राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये बात सत्य है, 100% सत्य है ये बात कि आज भी हमारी राजधानी वो जयपुर है। तो किसके प्रयासों से? तो इसमें हम लगा देंगे सत्य के आगे लगा दिया पी, सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर, समिति की सिफारिशों के आधार पर किसकी सिफारिशों के आधार पर? पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो इस जयपुर को राजधानी बनाने के अलावा और कौन कौन से विभाग उस समय बनाए गए थे? तो इसमें राजधानी के अलावा हम लेते हैं शिक्षा विभाग बीकानेर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, उच्च न्यायालय जोधपुर में रखा गया, कृषि विभाग रखा गया था भरतपुर में। इसके बाद में लेते हैं खनिज और कस्टम विभाग है, ये उदयपुर में रखा गया। हम लेते हैं कि वृहत राजस्थान है, वृहत राजस्थान की घोषणा कहां पर की गई थी? वृहत राजस्थान की घोषणा कहां पर की गई थी? तो वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा है वो 14 जनवरी 1949 को, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 1949 को सरदार पटेल के द्वारा उदयपुर में एक आम सभा में
आम सभा में की थी। वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा कब व कहां की गई? तो ये 14 जनवरी 1949 यानी मकर संक्रांति के दिन किसके द्वारा की गई? सरदार पटेल के द्वारा की गई। कहां पर की गई? उदयपुर में की गई। एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं उन्होंने 14 जनवरी 1949 को वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा की। अब हम लेते हैं पांचवा चरण। चरण पांचवा यानी मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय। तो चरण 4 में चरण 1 मिलाकर के यानी वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर के ये 5वें चरण का निर्माण किया गया था। तो मत्स्य संघ में देखिए आप कौन से राज्य थे? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ए, बी, सी और डी। इसमें से ए और सी ये दोनों राजस्थान में मिलना चाहती थी। बी और डी, बी का अर्थ है भरतपुर और डी का अर्थ है धौलपुर। इन दोनों रियासतों की संस्कृति, रीति रिवाज और यहाँ उत्तर प्रदेश की भाषा है उसका प्रभाव है। इसलिए भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर के भरतपुर किसान सभा, भरतपुर किसान सभा, भरतपुर किसान सभा वो ब्रज प्रदेश के नाम से, ब्रज प्रदेश के नाम से एक अलग क्षेत्र बनाना चाहते थे। इसलिए भारतीय रियासत के जो नेता थे उन्हें ये चिंता सताने लगी कि मत्स्य संघ का वो विघटन न हो जाए। इसलिए रियासत विभाग के जो सरदार पटेल थे, वीपी मेनन थे, उन्होंने इनको दिल्ली आमंत्रित किया और दिल्ली आमंत्रित करने के बाद में ये जो दोनों रियासतें हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती हैं यानी यूपी में मिलना चाहती है या राजस्थान में मिलना चाहती हैं, ये जानने के लिए 30 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 30 सदस्यीय समिति, 30 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और ये गठन किया गया था श्री शंकर राव देव की अध्यक्षता में। तो यहाँ एक तो महत्वपूर्ण ये है कि समिति जो गठित की गई थी उसमें कितने सदस्य थे? तो ये 30 सदस्य, 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। दूसरा किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये शंकर राव देव की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद में इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि श्री शंकर राव देव के अलावा इसमें और सदस्य कौन कौन से थे? तो इसमें एक तो थे श्री आर के सिद्धू और दूसरे सदस्य थे श्री प्रभु दयाल। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ का विलय वो राजस्थान में किया गया था। तो इस समिति ने जब यह अध्ययन किया कि यहाँ की जो अधिकतर जनता है, भरतपुर और धौलपुर का जो जनमत है वो राजस्थान के विलय के पक्ष में है और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ का विलय वो राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट हम लेते हैं छठा चरण। चरण छठा यानी राजस्थान। इसमें हुआ था सिरोही का विलय। तो यह प्रश्न सबसे पहले ये बनता है कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था?
तो सिरोही का विलय राजस्थान में 2 चरणों में हुआ था, चरण छठा और चरण सातवां। तो सिरोही का विलय 2 चरणों में, पहले चरण में सिरोही, और सिरोही के साथ साथ जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है, गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म स्थान है हाथलगांव। ये सिरोही में शामिल कर दिया गया था, लेकिन जिसके लिए सिरोही जाना जाता है, एक तो माउंट आबू और देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये दोनों छठे चरण में शामिल नहीं हुए थे, ये राजस्थान में नहीं शामिल हुए, क्योंकि सरदार पटेल के प्रभाव के कारण ये दोनों क्षेत्र उस समय बंबई में मिला दिए गए थे। तो सिरोही और हाथलगांव जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है, ये तो छठे चरण में शामिल हो गया, लेकिन ये जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है और देलवाड़ा के जैन मंदिर है, ये 7वें चरण में शामिल हुए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही बनते प्रश्न यहाँ पर कि सिरोही का विलय राजस्थान में कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। कौन सा? अब यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान है हाथलगांव, वो कौन से चरण में राजस्थान में शामिल हुआ था? तो ये छठे चरण में राजस्थान में शामिल हो गया था। फिर उसके बाद माउंट आबू और देलवाड़ा, ये कौन से चरण में शामिल हुए? तो ये 7वें चरण में शामिल हुए थे, चरण 7। तो चरण 7 में क्या हुआ था? चरण 7 में ये शामिल हो गए थे, माउंट आबू और देलवाड़ा, ये चरण 7 में शामिल हुए। और उसके बाद में अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश है, अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, ये भी 7वें चरण में शामिल हुआ था। इसके बाद में यह प्रश्न ये बनता है कि अजमेर का विलय है या माउंट आबू और देलवाड़ा का विलय राजस्थान में कब किया गया था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 7वें चरण के लिए ये बनता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो उस समय राजस्थान में जिले थे 26। राजस्थान में जिले बराबर थे 26। इसके अलावा ये भी प्रश्न बनता है कि जिस समय अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया था, उस समय अजमेर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री हरिभाऊ उपाध्याय, उस समय हरिभाऊ उपाध्याय उस समय अजमेर के प्रधानमंत्री थे। तो ये हो गया हमारा 7वां चरण। इसके बाद में लेते हैं अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू और देलवाड़ा, इनका विलय राजस्थान में किसके प्रयासों से किया गया था या किसकी सिफारिशों पर किया गया था? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा तथा राजस्थान के झालावाड़ का सिरोंज वाला क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश से मिला गया था। तो इस तरह से हमारे राजस्थान का पूरा एकीकरण हुआ था। अब एकीकरण से संबंधित 2-4 प्रश्न और भी बच जाते हैं। तो इसमें एक तो प्रश्न रियासतों से संबंधित कि राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन तो सबसे प्राचीन रियासत यानी पुरानी रियासत कौन सी थी? तो ये थी मेवाड़ यानी उदयपुर, मेवाड़। सबसे प्राचीन के बाद में नवीन आती है, तो सबसे नवीन कौन सी थी? सबसे नवीन यानी नई रियासत कौन सी थी? तो ये थी झालावाड़। अब आता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी?
एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ यानी जोधपुर। अब लेते हैं सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ये 4 रियासतें, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी मारवाड़ यानी जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुरा। तो एकीकरण किस समय ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसके द्वारा कहा गया था कि विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये कहा गया था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न और भी लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। और बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान नहीं चला सकते। ये कथन है। तो ये कथन है हीरालाल शास्त्री का सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे पत्र से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे पत्र से। अगला प्रश्न है 3 नंबर, राजस्थान के भूभाग को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान नाम कब दिया गया? तो विधिवत रूप से जो राजस्थान नाम दिया गया था वो 26 जनवरी 1950 को दिया गया, जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस समय राजस्थान का जो नाम है विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया था। इसके बाद में लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई व किसकी अध्यक्षता में की गई? प्रश्न नंबर 4, राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना कब की गई और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, 53 ईस्वी में। और न्यायमूर्ति श्री फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। ये 30 सदस्यीय आयोग था, यानी इसमें 3 सदस्य थे।
त्रिसदस्यीय आयोग था। इसमें दो सदस्य और थे, एक तो है के एम पर्रिकर और दूसरे सदस्य थे श्री हृदय नाथ कुंजरू। तो टोटल है वो इसमें 5 सदस्य थे, टोटल यानी कुल 5 सदस्य थे, 5 सदस्य। इस आयोग के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।